फ्रेंड्स, अब हम लोग क्रोनिक किडनी डिसीजेस में उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट पार्ट देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे सीकेडी जो हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सीकेडी का जो हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे जो मेन मोटो क्या होना चाहिए हमारा कि वहाँ पे क्रोनिक किडनी डिसीजेस की जो स्टेजिंग है, वो क्रोनिक किडनी डिसीजेस को स्टेजिंग जो डिसीज प्रोग्रेशन है ना, डिसीज प्रोग्रेशन को हमें स्टॉप करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल क्रोनिक किडनी डिसीज समझो ग्रेड 3 में है, तो वहाँ पे डिसीज प्रोग्रेशन वहाँ पे स्टॉप करना रहता है। मतलब वहाँ पे जो अंडरलाइन कॉज की वजह से सीकेडी है, वो अंडरलाइन कॉज का सबसे मेन जो ट्रीटमेंट करना है वहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझो पेशेंट की डायबिटिक इंड्यूस क्रोनिक किडनी डिसीज हो रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डायबिटिक इंड्यूस पेशेंट क्रोनिक किडनी डिसीज में लाइन अप हो रहा है, तो वहाँ पे जो है हमें सबसे पहले डायबिटीज को कंट्रोल में लाना है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, इसलिए हमें सबसे पहले डायबिटीज को कंट्रोल में लाना है और धीरे धीरे जो क्रोनिक किडनी डिसीज के जो कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है वो धीरे धीरे हमें वो मैनेज करना रहता है। या फिर हम समझो हाइपरटेंशन की वजह से क्रोनिक किडनी डिसीज वगैरह हो रहा है, तो हमें हाइपरटेंशन को ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझो और एक ही जो ड्रग इंड्यूस वगैरह सीकेडी वगैरह हो रहा है, तो हमें जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स वगैरह वो सब चीजें हमें वहाँ पे अवॉइड करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, और बाद में फ्रेंड्स धीरे धीरे उसको जो सीकेडी के जो कॉम्प्लिकेशंस है, सीकेडी के कॉम्प्लिकेशंस भी हमें वहाँ पे अच्छी तरह से ट्रीट करना है। ये जरा सा ट्रीटमेंट पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बाद में फ्रेंड्स ये सब चीजें देखने के बाद हम लोग जो क्रोनिक किडनी डिसीज के पेशेंट को सबसे जो मेन ट्रीटमेंट रहता है ना फ्रेंड्स, वो डाइट प्लान रहता है वहाँ पे। ठीक है, जो हम लोग किडनी जो नॉर्मल पेशेंट को डाइट दे रहे हैं और जो हम लोग क्रोनिक किडनी डिसीज के पेशेंट को डाइट दे रहे हैं, वो जरा सा वहाँ पे डिफर कर लेता है। ठीक है, इसलिए जो सीकेडी के पेशेंट को डाइट वगैरह है, प्रॉपर डाइट मैनेजमेंट से भी क्रोनिक किडनी डिसीज के पेशेंट में जो है डिसीज प्रोग्रेशन वहाँ पे नहीं हो पाता। इसलिए जो सीकेडी के पेशेंट में जो डाइट प्लान भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए जरा सा मैंने ये ट्रीटमेंट पार्ट होने के बाद डाइट प्लान भी हम लोग मैं आपको अच्छी तरह से बता देता फ्रेंड्स वहाँ पे। तो पेशेंट को खाने को क्या देना रहता है और पेशेंट को खाने में क्या अवॉइड करना रहता है। ठीक है, इसलिए जरा सा ट्रीटमेंट पार्ट में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो डिसीज प्रोग्रेस ना हो, इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हमें प्रोटीन डाइट भी जरा सा रिस्ट्रिक्टेड प्रोटीन डाइट देना रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, वहाँ पे स्लोइंग द प्रोग्रेशन ऑफ द सीआरएफ। ठीक है, स्लोइंग द प्रोग्रेशन ऑफ द सीआरएफ मतलब सीआरएफ डिसीज का प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है, प्रोटीन में रेस्ट्रिक्शन में देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट्स क्या होता है, यूरिन में प्रोटीन तो लॉस हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि पेशेंट को प्रोटीन लॉस हो रहा है तो और ज्यादा प्रोटीन देना चाहिए, ऐसा हमें लग सकता है। लेकिन वहाँ पे फ्रेंड्स क्रोनिक किडनी डिसीज के पेशेंट में जो हाई प्रोटीन वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रोटीन से क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में वहाँ पे और ज्यादा इंजरी हो जाती है। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में और ज्यादा इंजरी होती है और वहाँ पे फिल्ट्रेशन बिगड़ जाता है और वहाँ पे और डिसीज कैसे प्रोग्रेस होते जाता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स हम लोग हाई प्रोटीन दे रहे हैं, तो प्रोटीन क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे बॉडी की नीड फुलफिल करने के तो हमें बॉडी में प्रोटीन चाहिए रहता है। फॉर एग्जाम्पल सुनो मसल कोऑर्डिनेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन वगैरह ये सब चीजें करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए रहता है। लेकिन समझो हाई प्रोटीन डाइट वगैरह दे दिया, तो वहाँ पे क्या होता है, ये प्रोटीन का क्या होता है डिग्रेडेशन होने के बाद ये फिर ब्लड यूरिया वगैरह वहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह है फिर से वहाँ पे ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक है, पहले से नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज्यादा है ब्लड में, और प्रोटीन वगैरह हम लोग देने के बाद वहाँ पे प्रोटीन का डिग्रेडेशन होने के बाद और ज्यादा प्रोटीन वहाँ पे और ज्यादा वहाँ पे क्या होता है, ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह मतलब फॉर एग्जांपल ब्लड यूरिया वगैरह और ज्यादा ब्लड में वहाँ पे प्रोटीन डिग्रेडेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट होता है वो ब्लड यूरिया वगैरह और ज्यादा वहाँ पे ब्लड में पाया जाता है। इसलिए वहाँ पे सबसे पहले जो क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन देना रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन कितना तक देना है, 0.6 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से हम लोग सीकेडी के पेशेंट में ये प्रोटीन डाइट इतना देना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सीकेडी का पेशेंट समझो 70 केजी का है। ठीक है, सीकेडी का पेशेंट समझो 70 केजी का है, तो वहाँ पे 0.6 × 70 मतलब वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पे एकदम 42 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे के हिसाब से हमें सीकेडी के पेशेंट को ये 70 केजी के वेट को पेशेंट को देना रहता है ऐसे केसेस में। ठीक है, 70 केजी के वेट को फिर वहाँ पे 0.6 × 42 ग्राम तक प्रोटीन हम लोग पर डे के हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। इसलिए वहाँ पे सीकेडी के पेशेंट में सबसे जो ट्रीटमेंट रहते हैं ना, ट्रीटमेंट पार्ट में जरा सा डिसीज प्रोग्रेस ना हो, इसलिए ऐसे केसेस में जरा सा हम लोगों को ये प्रोटीन डाइट वगैरह जरा सा हमें देख लेना पड़ता है। इसलिए पेशेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार सीकेडी के पेशेंट में जो नॉन वेजिटेरियन डाइट वगैरह लेते हैं ना, नॉन वेजिटेरियन डाइट वगैरह एकदम स्ट्रिक्टली वहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। कभी कभार पेशेंट को समझो जो प्रोटीन की नीड फुलफिल करने के लिए कभी कभार जो एग वाइट वगैरह है जो एक अल्टरनेट डे हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, एग वाइट वगैरह अल्टरनेट डे पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन डाइट है या फिर फिश वगैरह नहीं है, ये सब चीजें वहाँ पे जो हाई प्रोटीन रिच डाइट है वो सब चीजें हमें वहाँ पे स्ट्रिक्टली अवॉइड करने रहते हैं इसी केसेस में, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, जो क्रोनिक किडनी डिसीज है वो डिसीज का प्रोग्रेशन होते रहता है। इसलिए वहाँ पे डिसीज को प्रोग्रेशन स्लो करने के लिए वहाँ पे ऐसे प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन वगैरह करना पड़ता है ऐसे केसेस में। ठीक है, इधर से अच्छी तरह से पहला पॉइंट हम लोगों को अच्छी तरह से देख लिया हमने, स्लोइंग द प्रोग्रेशन ऑफ द सीआरएफ, इसलिए प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे करना रहता है। ठीक है, इधर से देख लेना कि प्रोटीन कितना देना रहता है ऐसे सीकेडी के पेशेंट में। ठीक है,
बाद में देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला कि वहाँ पे जो अंडरलाइन कॉज है, अंडरलाइन कॉज का ट्रीटमेंट करना रहता है। इसलिए समझो डायबिटिक इंड्यूस्ड क्रोनिक रेनल डिसीज है, तो वहाँ पे जो क्या होता है, स्लोइंग द डायबिटिक रेनल डिसीज, मतलब वहाँ पे जो डायबिटिक्स को कंट्रोल करना है, ठीक है, डायबिटिक्स को कंट्रोल करना है। और वहाँ पे फ्रेंड्स जब डायबिटिक्स को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो डिसीज का जो प्रोग्रेशन होता है, जो सीकेडी की जो स्टेजिंग बढ़ती है, उस सीकेडी की स्टेजिंग वहाँ पे वहाँ पे बढ़ने नहीं देता, ठीक है। हम लोग तो फ्रेंड्स वहाँ पर क्रोनिक किडनी डिसीजेस में समझो किडनी का जो डैमेज है और किडनी का परसेंटेज समझो डैमेज उतना है, तो डैमेज हम लोग वहाँ पे फिर से रिपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे इसलिए जरा सा सीकेडी की जो स्टेजिंग बढ़ती है, वो सीकेडी की स्टेजिंग वहाँ पे हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। इसलिए अच्छी तरह से उसका अंडरलाइन कॉज का ट्रीटमेंट करना रहता है। इसलिए वहाँ पे समझो डायबिटिक इंड्यूस है तो वहाँ पे ग्लूकोज कंट्रोल करना रहता है, ठीक है। वहाँ पे टारगेट हम लोग HbA1c वहाँ पे कितना रहना चाहिए, फिर लेस देन 7.2 तक HbA1c रहनी चाहिए, ठीक है। HbA1c क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है फ्रेंड्स, ये HbA1c क्या है, पेशेंट को जो बैक 3 मंथ्स की शुगर इंडिकेट करता है, ठीक है। पेशेंट को बैक 3 मंथ्स की शुगर इंडिकेट करता है, मतलब वहाँ पे जो डायबिटीज है लॉन्ग टर्म के लिए हमें अच्छी तरह से मैनेज करना रहता है। इसलिए ऐसे पेशेंट में फ्रेंड्स जो डायबिटिक के पेशेंट वगैरह रहते हैं ना, डायबिटीज के पेशेंट जो सीकेडी को लैंडअप वगैरह होते हैं या फिर सीकेडी की स्टेजिंग वगैरह ऐसे केसेस में रहते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी वगैरह ऐसे केसेस में समझो, तो वहाँ पे फ्रेंड्स जो डायबिटीज का कंट्रोल रहता है ना, स्ट्रिक्टली वहाँ पे इंसुलिन से करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो हम लोग एंटी डायबिटिक ड्रग्स वगैरह दे रहे हैं ना, जो फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स वगैरह है, ये सब ड्रग्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, वो भी नेफ्रोटॉक्सिक रहते हैं, ठीक है, वो भी नेफ्रोटॉक्सिक रहते हैं। इसलिए वहाँ पे जो है एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो हम लोग ओरल फॉर्म में देते हैं, उसको जरा सा ऐसे सीकेडी के पेशेंट में अवॉइड करना रहता है। और वहाँ पे जो डायबिटिक कंट्रोल है ना फ्रेंड्स, स्ट्रिक्टली हमें ह्यूमन इंसुलिन से हम लोग को डायबिटिक कंट्रोल करना रहता है। ये ह्यूमन इंसुलिन जो है उसमें बहुत सारे ह्यूमन एक्रापिड वगैरह है, लैंटेस वगैरह है, जो कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन भी है और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन भी है, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन से हम लोगों को पेशेंट को अच्छी तरह से डायबिटीज को कंट्रोल करना रहता है। इसलिए वहाँ पे जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स वगैरह है वो जरा सा वहाँ पे अवॉइड करना रहता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग से भी पेशेंट को जो सीकेडी है वो सीकेडी की प्रोग्रेस हो सकती है। इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स अवॉइड करके वहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन से शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग इंसुलिन से हमें वहाँ पे शुगर कंट्रोल स्ट्रिक्टली करना रहता है और वहाँ पे डिसीज प्रोग्रेशन नहीं हो पाता फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए वहाँ पे हमें ग्लूकोज डायबिटिक कंट्रोल करना रहता है केसेस में, ठीक है फ्रेंड्स। बाद में हम लोग जब भी देख लेते हैं कि वहाँ पे सीकेडी के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जैसे कि हमने देखा था कि एनीमिया है, रीनल ऑस्टियोपैथी वगैरह है, वहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करना है ऐसे केसेस में, ठीक है। पर समझो वहाँ पे एनीमिया है सीकेडी में, ठीक है, एनीमिया है सीकेडी, जैसे हमने देखा था कि फ्रेंड्स जो हमारी किडनी क्या होती है, इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करते हैं, वहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन का सीक्रेशन लेस होने की वजह से वहाँ पे जो एनीमिया वगैरह होता है ऐसे केसेस में वहाँ पे, ठीक है। इसलिए हमें वहाँ पे अच्छी तरह से आयरन सप्लीमेंट्स और इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन वगैरह आते हैं, वो सब चीज़ें हमें देख के पेशेंट को कैसे मैनेज करना रहता है। इसलिए वहाँ पे जो टारगेट जो हमें हीमोग्लोबिन का है ना, टारगेट हीमोग्लोबिन का हमें सीक्रेट के पेशेंट में 11 ग्राम पर डीएल तक हमें ये हीमोग्लोबिन इतना चाहिए रहता है। वहाँ पे फिर हम जो हीमोग्लोबिन इतना अच्छी तरह से मेंटेन होता है तो पेशेंट को कैसा है, अच्छी तरह से पेशेंट क्या होता है वहाँ पे जो पेशेंट अच्छी तरह से वो डायबिटीज वगैरह होते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। जैसे जो हमारा टारगेट हीमोग्लोबिन कितना रहना चाहिए, 11 ग्राम पर डीएल तक सीकेडी के पेशेंट में चाहिए। इसलिए वहाँ पे कुछ आयरन सप्लीमेंट्स भी देने पड़ते हैं और वहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन पे हमें देना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। वहाँ पे आयरन सप्लीमेंट के लिए एक कैप्सूल बताया मैंने फ्रेंड्स, अच्छी तरह से ये क्या होती है फ्रेंड्स, अच्छी तरह से वर्क करती है। ये मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस में ये कैप्सूल यूज की है, इसलिए जरा सा मैं अच्छी तरह से मुझे जो फेवरेट ड्रग्स है मेरे, वो फेवरेट ड्रग्स मैंने यहाँ पे जरा सा बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ड्रग्स पेशेंट्स को ऐसे दिया है फ्रेंड्स की, वहाँ पे जो कैप्सूल इडोफे नाम से आते हैं, ठीक है, कैप्सूल इडोफे नाम से आते हैं। वहाँ पे क्या क्या आता है फ्रेंड्स, वहाँ पे इडोफे में जो क्या है फ्रेंड्स, मेन जो है वहाँ पे फेरस फ्यूमेरेट है, ठीक है। जो फेरस फ्यूमेरेट मतलब आयरन सप्लीमेंटेशन है ना, वहाँ पे फेरस फ्यूमेरेट है 100 मिलीग्राम में, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स जो वहाँ पे मल्टीविटामिन का भी कॉम्बिनेशन है। वहाँ पे फ्रेंड्स वहाँ पे क्या क्या है, फिर फेरस का कॉम्बिनेशन है, इसके साथ साथ मल्टीविटामिन भी है वहाँ पे फ्रेंड्स। मल्टीविटामिन में जैसे कि निकोटिनामाइड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, इसके साथ साथ जो है फ्रेंड्स वहाँ पे फोलिक एसिड वगैरह, उसके साथ साथ फ्रेंड्स वहाँ पे मेथिलकोबालमिन वगैरह, ऐसे बहुत सारे ऐसे मल्टीविटामिन में वहाँ पे इडोफे कैप्सूल में है, जो कि पेशेंट को क्या होता है जैसे सीकेडी के पेशेंट में अच्छी तरह से वर्क करता है। उसके साथ साथ पेशेंट को हीमोग्लोबिन भी अच्छी तरह से मेंटेन करने का काम करता है। इसलिए ऐसे केसेस में क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए सीकेडी के पेशेंट में अच्छी तरह से कैप्सूल इडोफे वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाद में जो इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन तो आता ही है, इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन हम लोग पेशेंट को सबक्यूटेनियस या फिर ड्यूरिंग डायलिसिस वगैरह हम लोग पेशेंट को देना रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन है फ्रेंड्स, इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन आते हैं 2000, 4000 या फिर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं। ये हमें पेशेंट को क्या होता है वीकली देना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। जैसे कि पहले में हमने देखा है कि ये इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन जो है वीकली दे सकते हैं। और इसका एनालॉग जो है कि फ्रेंड्स डार्बोक्योटिन है, डार्बोक्योटिन में हम लोग 40 माइक्रोग्राम 0.4 ml का इंजेक्शन आता है सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं।
पर 21 डेज में हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। जो एरिथ्रोपोएटिन वीकली देना रहता है और ये डायरोपोएटिन का फ्रेंड्स वहाँ पे 21 डेज में हम लोग दे सकते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। ये भी फ्रेंड्स सबक्यूटेनियसली या फिर ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट को ये सब इंजेक्शन दे सकते हैं। वहाँ पे फ्रेंड्स एरिथ्रोपोएटिन डायरोपोएटिन अच्छी तरह से पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए देना रहता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड्स हमें एक टारगेट जो हीमोग्लोबिन का है 11 ग्राम पर डीएल तक हमें मेंटेन करना रहता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारे बॉडी में वाइटल फंक्शंस वगैरह, मतलब हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन वगैरह बाइंड होता है हीमोग्लोबिन को, और हीमोग्लोबिन वगैरह मतलब ऑक्सीजनेशन बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए हीमोग्लोबिन अच्छा काम करता है, मतलब वर्क करने के लिए ऐसे 11 ग्राम पर डीएल तक चाहिए रहता है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जरा से एरिथ्रोपोएटिन, डायरोपोएटिन, एडोफे वगैरह कैसे यूज करते हैं जैसा अच्छी तरह से हमें पता रहना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया एनीमिया एंड सीकेडी, ये एनीमिया को कैसे डील करना है सीकेडी में जरा से अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। बाद में फ्रेंड्स ऑस्टियोपैथी, रीनल ऑस्टियोपैथी में हमें डील कैसे करना है जैसा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि हमने देखा था कि पहले लेक्चर्स में कि ऑस्टियोपैथी कैसे धीरे धीरे कैसे डेवलप होती है रीनल में, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स जो विटामिन डी का जो कन्वर्जन है विटामिन D3 में नहीं हो पाता, और वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है विटामिन D3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम अब्सॉर्प्शन। वहाँ पे विटामिन D3 का कन्वर्जन क्या होता है फ्रेंड्स, विटामिन D3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन। इसलिए वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स रीनल ऑस्टियोपैथी वगैरह D3 का कन्वर्जन नहीं हो पाता, और वहाँ पे रीनल ऑस्टियोपैथी वगैरह दिखाई देती है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ब्लड में क्या होता है कैल्शियम वगैरह, जो ब्लड में क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे कैल्शियम वगैरह कम होता है, इसलिए वो फ्रेंड्स क्या होता है रीनल में जो हमारे बोन्स है, बोन्स में से कैल्शियम क्या होता है हमारे ब्लड में लाया जाता है। इसलिए जरा सा ये रीनल ऑस्टियोपैथी वगैरह ट्रीट करने के लिए हमें जरा सा वो विटामिन D3 भी देना पड़ता है, और उसके साथ साथ कई बार कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे हमें कैल्शियम के साथ साथ विटामिन D3 भी देना पड़ता है, ठीक है। इसलिए जरा सा टारगेट देख लेते हैं वहाँ पे, टारगेट कैल्शियम कितना रहता है हमारे बॉडी में, ठीक है। टारगेट कैल्शियम कितना रहना चाहिए 8.8 to 9.7 मिलीग्राम पर डीएल, क्योंकि कैल्शियम जैसे कि हमने देखा था कि फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे वाइटल फंक्शंस वगैरह कवर करने के लिए कैल्शियम हमारे वहाँ पे कैल्शियम की नीड रहती है। फॉर एग्जाम्पल समझो जो हमारे कैल्शियम को जो कैल्शियम क्या कवर करता है वहाँ पे फ्रेंड्स समझो वहाँ पे SnO2 AV वगैरह जो कुछ भी इम्पल्स कंडक्शन है, इम्पल्स कंडक्शन करने का काम, या फिर उसके साथ साथ स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम, या फिर बॉडी में जो कुछ भी बॉडी की मूवमेंट वगैरह होती है वो सब चीज़ें क्या कैल्शियम पे डिपेंड रहती है। इसलिए जैसे वाइटल ऑर्गन्स वगैरह जो फंक्शनिंग करने के लिए वगैरह मतलब इम्पल्स कंडक्शन वगैरह है, नर्व कंडक्शन है, ये सब चीज़ें कवर करने के लिए कैल्शियम लगता है। इसलिए हमें बॉडी में क्या होता है 8.8 to 9.7 तक मिलीग्राम पर डीएल ये कैल्शियम हमें बॉडी में मेंटेन इतना करना रहता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने टैबलेट बताया कि टैबलेट बोनामी प्लस अच्छा वर्क करता है। ये बोनामी प्लस में क्या है फ्रेंड्स कैल्शियम कार्बोनेट भी है और इसके साथ साथ कैल्सिट्रॉल भी है। कैल्सिट्रॉल मतलब ये विटामिन D3 भी वहाँ पे है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसके कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ कैल्सिट्रॉल भी हमें देना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। ये दिन में एक बार हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। ये बोनामी प्लस नाम से अच्छा ब्रांड, बोनामी प्लस नाम से इस ब्रांड नेम से इसमें क्या है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्सिट्रॉल, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग इंजेक्शन आर्जिटॉल मतलब कोलेकैल्सिफेरॉल के इंजेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। इंजेक्शन आर्जिटॉल में क्या है फ्रेंड्स 3 लाख यूनिट और 6 लाख यूनिट तक हम लोग IM एज पर नीड दे सकते हैं पेशेंट को, जैसे नीड है जैसे पेशेंट की सीवियरिटी वगैरह है उसके हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाद में इंजेक्शन कोलेकैल्सिफेरॉल है वो 6 लाख यूनिट वगैरह हम लोग ये ऐसे आर्जिटॉल के हिसाब से भी हम लोग दे सकते हैं। इसलिए इस चीज़ से हमें ये रीनल ऑस्टियोपैथी डील करनी है ऐसे केसेस में, ठीक है। ये टैबलेट बोनामी प्लस वगैरह लॉन्ग टर्म तक हम पेशेंट को यूज कर सकते हैं ऐसे सीक्रेट के पेशेंट में, ठीक है। बाद में जैसे फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि फॉर इंक्रीज फॉस्फेटामिया, जैसे कि हमने देखा था फ्रेंड्स क्रोनिक किडनी डिसीजेस में जो फॉस्फोरस है तो एक्स्ट्रा फॉस्फोरस हमारे बॉडी में से एक्सक्रीट नहीं हो पाता, और वहाँ पे ब्लड में क्या होता है फॉस्फेटामिया वगैरह फॉस्फेट ज़्यादा होने हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। ब्लड में ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है, इसलिए वहाँ पे फॉस्फोरस हमारे ब्लड में ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट करना रहता है, ठीक है। वहाँ पे फ्रेंड्स टारगेट जो फॉस्फोरस हमारा 3.5 to 4.5 मिलीग्राम पर डीएल तक ये नॉर्मल फॉस्फोरस रेंज रहता है, ठीक है। वहाँ पर फ्रेंड्स इसलिए टैबलेट जो सेवलामेर है ना, टैबलेट सेवलामेर 400 मिलीग्राम TDS में हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। टैबलेट सेवलामेर कैसे वर्क करता है फ्रेंड्स वहाँ पे जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना फॉस्फोरस का, ठीक है। इंटेस्टाइनल जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है फॉस्फोरस का उसको वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होने देता, और वहाँ पे टैबलेट जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कम होता है फॉस्फोरस का, और वहाँ पे जो ब्लड में जो फॉस्फोरस की लेवल होती है ब्लड में फॉस्फोरस की लेवल कम हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए टैबलेट जो सेवलामेर है 400 mg मिलीग्राम में TDS में पेशेंट को दे सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अभी हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स समझो इनकी पेशेंट को यूरिक एसिड वगैरह ऐसे सिगरेट के पेशेंट में यूरिक एसिड वगैरह बढ़ता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। पेशेंट में क्या होता है यूरिक एसिड वगैरह ऐसे केसेस में सिगरेट में बढ़ सकता है, इसलिए वहाँ पे जो गाउट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। समझो यूरिक एसिड नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए तो हमारे क्या होता है एंकल जॉइंट वगैरह से स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। इसलिए यूरिक एसिड वगैरह
वहाँ पे बढ़ने के बाद वहाँ पे गाउट ओपन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए गाउट को प्रिवेंशन करने के लिए हमें वहाँ पे ट्रीटमेंट करना रहता है ऐसे केसेस में, ठीक है। फ्रेंड्स वहाँ पे नॉर्मल यूरिक एसिड की रेंज कितना है 2.4 टू 6.0 मिलीग्राम पर डेली नॉर्मल यूरिक एसिड की रेंज हम लोग को पता रहना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे इसलिए वो जो यूरिक एसिड वगैरह समझो बढ़ जाता है ऐसे सिगरेट के पेशेंट में, तो फिर हमें वहाँ पे टैबलेट फेबुक्सोस्टैट नाम से आता है, ठीक है। टैबलेट फेबुक्सोस्टैट नाम से आता है 40 मिलीग्राम पर ओडी में हम लोग दे सकते हैं, दिन में एक बार दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये क्या होता है, फेबुक्सोस्टैट क्या है, ये ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, ठीक है। फेबुक्सोस्टैट क्या है, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है। वहाँ पे यूरिक एसिड का लेवल कम करता है। फेबुक्सोस्टैट क्या करता है, ये फिर यूरिक एसिड का लेवल कम करता है। लेकिन फ्रेंड्स ये फेबुक्सोस्टैट है ना, नॉन ये क्या है, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है, ठीक है। नॉन क्या है, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग है। इसलिए वहाँ पे कई बार क्या होता है, फेबुक्सोस्टैट से कोई बार लिवर इंजरी वगैरह हो सकती है। इसलिए जरा सा ध्यान से जरा सा लिवर एंजाइम्स वगैरह देख के हमें देना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए ऐसे इंक्रीज यूरिक एसिड वगैरह है तो वहाँ पे फेबुक्सोस्टैट 40 mg मिलीग्राम में हम लोग दे सकते हैं ओडी में, ठीक है। ये हम लोग इस तरह से ये यूरिक एसिड लेवल वगैरह बढ़ा है तो वहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे जो हम लोग फ्लूइड ओवरलोड वगैरह रहते हैं ऐसे केसेस में, ठीक है। फ्लूइड ओवरलोड है या फिर वहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड के चांसेस है या फिर वहाँ पे यूरिन आउटपुट वगैरह पेशेंट को समझो कम है, तो हम लोगों को वहाँ पे समझो किडनी के जो सिगरेट के स्टेजेस वगैरह देख के वहाँ पे डायरेटिक्स वहाँ पे कई बार यूज़ किया जाता है ऐसे केसेस में, ठीक है। डायरेटिक्स वहाँ पे जो डोज वगैरह मैंने बताया कि पेशेंट को जो स्टेजिंग वगैरह है उसके साथ साथ पेशेंट को फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है, जो फ्लूइड ओवरलोड वगैरह कितना है या फिर वहाँ पे समझो यूरिन आउटपुट वगैरह कितना है, उसके हिसाब से हम लोगों को ये डायरेटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स वहाँ पे डायरेटिक्स वगैरह जैसा हमें सोच समझ के देना पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कई बार डायरेटिक्स इंड्यूस भी किडनी डैमेज हो सकती है, ठीक है। एक्स्ट्रा समझो डायरेटिक्स बहुत ज़्यादा बॉडी डायलिसिस कर रही है तो उसके हिसाब से भी किडनी डैमेज हो सकती है। किडनी पे लोड उतना बढ़ जाता है, किडनी का लोड वहाँ पे फिल्ट्रेशन का लोड बढ़ जाने की वजह से भी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कई बार डायरेटिक्स इंड्यूस भी क्रोनिक किडनी डिजीज हो सकते हैं। इसलिए वहाँ पे मैंने बताया कि फ्रेंड्स डायरेटिक्स भी यूज इन कॉन्शियसली, ठीक है। वहाँ पे जरा सा पेशेंट की कंडीशन वगैरह देख के हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए टैबलेट जो डायटर है वहाँ पे टोरासेमाइड है, ठीक है। टैबलेट डायटर है वहाँ पे उसमें कंटेंट क्या टोरासेमाइड है जो कि लूप डायरेटिक्स में आता है फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए 10 मिलीग्राम या 20 या 40 या 100 मिलीग्राम में हम लोग यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट की जो नीड है उसके हिसाब से हम लोग ये डायटर टैबलेट यूज़ कर सकते हैं ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। बाद में हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। सबसे जो मेन ट्रीटमेंट है बाद में जो सीकेडी के पेशेंट में, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह देखने के बाद पेशेंट समझो ESRD है, मतलब ग्रेड 5 में पेशेंट लैंड अप हुआ है, तो ऐसे समझो ग्रेड 5 में लैंड अप हुआ है तो हमें वहाँ पे एवी फिस्टुला करना रहता है, ठीक है। वहाँ पे डायलिसिस जो है एवी फिस्टुला थ्रू वहाँ पे सबसे जो मेन ट्रीटमेंट रहती है ऐसे ESRD के पेशेंट में, ESRD मतलब एंड स्टेज रेनल डिसीज जो कि 5th स्टेज में जो किडनी डिसीज क्रोनिक किडनी डिसीज है वहाँ पे डायलिसिस करना रहता है केसेस में, ठीक है। वहाँ पे डायलिसिस करके फिर पेशेंट में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे बॉडी से बाहर डाला जाता है, और वहाँ पे जो यूरिन आउटपुट वगैरह पेशेंट को जो लो है मतलब वहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड के भी चांसेस है, वहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड भी वहाँ पे ट्रीट करता है ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे पेशेंट को डायलिसिस करने के लिए तो समझो लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को डायलिसिस करता है तो वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, ये हमारे लेफ्ट या राइट हैंड में क्या होता है एवी फिस्टुला किया जाता है। एवी फिस्टुला मतलब क्या होता है एट्रियोवेनस फिस्टुला, ठीक है। एट्रियोवेनस फिस्टुला हमारे जो हैंड में फ्रेंड्स वो फिस्टुला किया जाता है। वहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है रेडियल आर्टरी या वेरिनल रेडियल वेन, ये वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे आर्टरी और वेन का फिस्टुला किया जाता है, ठीक है। आर्टरी और वेन्स को क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे समझो ये आर्टरी है, ठीक है, और ये वेन है समझो। या आर्टरी और वेन का क्या किया जाता है फ्रेंड्स वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मतलब वहाँ पे कॉम्बिनेशन किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे कॉम्बिनेशन करके ये ज्वाइंट किया जाता है, और ये रेडियल क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे एट्रियोवेनस फिस्टुला किया जाता है, और एट्रियोवेनस फिस्टुला से क्या होता है बैक फ्लो से वहाँ पे फिर धीरे धीरे वेन्स वगैरह तैयार होते हैं एट्रियोवेनस फिस्टुला से, ठीक है। ये वेन्स वगैरह तैयार होने के बाद पेशेंट को डायलिसिस वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। या फिर समझो एक्यूट स्टेज में डायलिसिस करना है तो इमरजेंसी में पेशेंट को डायलिसिस करना है तो वहाँ पे डायलिसिस कैनुला वगैरह है जो इंटरनल जुगुलर वेन में वगैरह डालना पड़ता है, और वहाँ पे पेशेंट को डायलिसिस वगैरह हम लोग कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए डायलिसिस पेशेंट को लगता है तो वहाँ पे एट्रियोवेनस फिस्टुला रहता है, वो एवी फिस्टुला करना पड़ता है ऐसे केसेस में, ठीक है। एवी फिस्टुला करने के बाद फ्रेंड्स वहाँ पे हम लोग डायलिसिस कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे डायलिसिस कब करना है फ्रेंड्स, इनकी समझो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 25 ml पर मिनट से कम है, मतलब तो क्या होता है फ्रेंड्स वहाँ पे पेशेंट ESRD में है, स्टेज रेनल डिसीज में है, और वहाँ पे ग्रेड 5 है, और उसके साथ साथ क्रिएटिनिन वगैरह भी वैल्यू 4 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब क्रिएटिनिन वैल्यू भी बढ़ रहा है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो रहा है। ऐसे एंड स्टेज रेनल डिसीजेस में ये डायलिसिस करनी पड़ती है ऐसे केसेस में, ठीक है। डायलिसिस में मैंने इंडिकेशंस बताए हैं। फिर समझो पेशेंट में समझो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, ठीक है। पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो वहाँ पे फ्रेंड्स किडनी क्या करती है हमारा एसिड बेस बैलेंस का भी काम करता है, इसलिए समझो वहाँ पे
समझो एसिड बेस बैलेंस वगैरह बिगड़ गया है, पेशेंट सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है, उसके साथ साथ समझो वहाँ पे हाइपरकैलेमिया भी हो सकता है। हाइपरकैलेमिया मतलब क्या होता है ना, वहाँ पे पोटेशियम के लेवल बढ़ जाना, ठीक है, पोटेशियम के लेवल बढ़ जाना। वहाँ पे फ्रेंड्स समझो हाइपरकैलेमिया के लिए इनिशियल हम लोग जो ग्लूकोज इंसुलिन ड्रिप वगैरह है वो इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन समझो कॉन्स्टेंटली पेशेंट का हाइपरकैलेमिया रह रहा है और बहुत ज़्यादा, या फिर वहाँ पे पोटेशियम बहुत ज़्यादा है ब्लड में, तो वहाँ पे इमरजेंसी में हमें डायलिसिस करनी पड़ती है ऐसे केसेस में, ठीक है। उसके साथ साथ पेशेंट को यूरेमिक इंसुफिलोपैथी है या फिर पेशेंट का होता है वॉल्यूम ओवरलोड में है, ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे जल्द से जल्द हमें पेशेंट को डायलिसिस करके पेशेंट को जल्द से जल्द वहाँ पे ट्रीटमेंट करके स्टेबल करना रहता है ऐसे केसेस में। क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है, ये लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट रहती है वहाँ पर डायलिसिस बाद में, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स ये कॉम्प्लिकेशंस की वजह से पेशेंट को जान तक जा सकती है, मतलब वहाँ पे हाई मोर्टेलिटी रेट हो जाती है ऐसे केसेस में, ठीक है। इसलिए हम इमरजेंसी में हमें ऐसे केसेस में डायलिसिस वगैरह जल्द से जल्द करना चाहिए ऐसे केसेस में फ्रेंड्स वहाँ पे, ठीक है।